वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा डेट कैपिटल वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो अपन ने लास्ट क्लास में चालू रखा हुआ था। अपन ने जहां तक मुझे याद है शायद यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या थे। फिर से एक बार जल्दी से 2 मिनट पे इसका एक ओवरव्यू करवा देता हूं आपको। कितने साल के लिए इशू होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर? मैक्सिमम 10 साल। मेरे साथ रिपीट करो, कितने साल? 10 साल। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है तो कितने साल? तो हो सकते हैं 30 साल। अच्छा, अपन को किसको अपॉइंट करना होगा? डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। कब अपॉइंट करना है? आप प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले अपॉइंट करना है या नहीं है? या नहीं है? लाइन ध्यान से पढ़ो क्या है। प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले तो उसे अपॉइंट करना है, और जिस दिन आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है ना, जो लेटर ऑफ ऑफर में सब्सक्रिप्शन डेट है उसके 60 डेज के बाद, अलॉटमेंट के 60 डेज के बाद एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपको साइन करनी पड़ेगी ट्रस्टी के साथ। मिक्स मत करो आप, और एंड नहीं था वहां पे। प्रोस्पेक्टस से पहले तो अपॉइंट और अलॉटमेंट के बाद एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना था। फिर अपन ने ये सारी बातें देखी थी कि अगर कंपनी कौन सी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और डिबेंचर सिक्योर्ड है, तो मॉर्गेज पे इवन कौन सा असेट रखा जा सकता है? इवन मूवेबल प्रॉपर्टी भी रखी जा सकती है। याद आ रही होगी ये बात अच्छे से। और अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या चार्ज की रिक्वायरमेंट है क्या? क्यों यार? सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जिम्मेदारी लेने के लिए। आप एक जल्दी से बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखो, 100% एग्जाम में आने जैसा है। आपको याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर किया था स्टार्ट के अंदर, जिसमें मैंने लोगो भी लगा रखे हैं जगह जगह अपने। मान लो वो पीडीएफ अगर आपके हाथ में है ना, तो जो भी क्वेश्चन का लास्ट नंबर आ रहा है वहां पे, उसके बाद एड ऑन क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ। मैंने उस पीडीएफ में जितने हैंड रिटन केस स्टडीज लिखवाई थी वो तो अलग है, मैं और एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ आपको। 100% उम्मीद है इन पीडीएफ में से क्वेश्चन बनेंगे। आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर निकाल लेना और वो क्वेश्चन की शीट निकाल लो, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखो, लिखे एग्जाम क्वेश्चन, या ऐसे लिख दो प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपको कहीं 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 पे भी नहीं मिलेंगे। सीए, सीएस, सीएमए के स्कैनर उठा लो, कोई भी रेफरेंस किताब उठा लो, आपको कहीं नहीं मिलना। इवन हो सकता है ज्यादातर बच्चों ने ये प्रोविजन तक भी नहीं पढ़ा होगा, नोट्स में नहीं होगा ना, क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है ये। तो बहुत आराम से एक क्वेश्चन बनाते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसको। लिखे, कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड issued secured debentures. Company XYZ Limited issued secured debentures and mortgage its land and building and mortgage its land and building as a security. As a security. आगे लिखे, issue value of debenture is issue value of debenture is 10 crore whereas land and building is worth 15 CR। 15 लिखा है क्या? सॉरी, 15 ना करके इसको आप कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग इज वर्थ 8 करोड़। लैंड एंड बिल्डिंग इज वर्थ 8 करोड़। आगे लिखे,
कंपनी also mortgage some of its movable property worth 5 crore. Comment. Some of its movable property worth 5 crore. बताएं, सही हुआ गलत हुआ? सिंपल है सर? अभी तो बहुत बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में, बहुत बहुत सिंपल. हिंट, इनवैलिड. बेटा इनवैलिड क्यों हुआ? अरे एनबीएफसी पे क्यों जाता है, पहले इसका बता ना. पहली चीज तो ये डिबेंचर 10 करोड़ के है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 8 करोड़ की है, मूवेबल 5 करोड़ की. तो जब 5 करोड़ के मूवेबल असेट अपन ने चार्ज पर रखे, क्या वो वैलिड है इनवैलिड है? हिंट देखो इसकी, इनवैलिड कॉज मूवेबल assets are not included. Cause movable assets are not included. Therefore, company should create charge on some other immovable property. बेटा कहने का मतलब क्या है, ये सवाल जैसे मैंने आपको सिंपल फॉर्म में लिखवा दिया है ना, एग्जामिनर क्या करेगा, इसे सिंपल ना बना के थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्रिकी कर देगा. उसका कंसेप्ट ये होगा क्वेश्चन का. अब सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ. आगे लिखो, आगे लिखो. पार्ट बी क्वेश्चन का ही. व्हाट वुड बी योर आंसर if in the above case company is a non-banking financial company? What would be your answer if in the above case company is a non-banking finance company? आंसर क्या होगा? Hint, valid. Reason, NBFC अगर चार्ज क्रिएट करना चाह रहा है तो किस पे क्रिएट कर सकता है? इवन ऑन मूवेबल एंड इवन ऑन इमूवेबल, या दोनों पे कर सकता है. ये चीज याद आ गई सर? याद तो क्या आएगी, अभी तो पढ़ाई है. एग्जाम में अगर याद आ जाए तो मानूंगा याद आ गई. और इसी क्वेश्चन का पार्ट सी, अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती तो क्या? अगर अबव केस में कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती तो आपका आंसर क्या होता? ऐसे ही वैलिड होता. वैलिड क्यों नहीं होता? वैलिड क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां तो चार्ज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. मैं क्या कह रहा हूं, वैसे जनरली इसका आंसर क्या बनना चाहिए? चलो मान लो वैलिड है, बट आप ये लिख दो ना, वैलिड है बट अगर गवर्नमेंट गारंटी दे देती तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं. आप पूरा सेंटेंस लिखो. हाँ चलो मान लो वैलिड है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे देती है तो इस केस में फिर चार्ज तक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसकी हिंट क्या बनेगी? अगर गवर्नमेंट कंपनी गारंटी दे दे तो क्या होगा? देन नो चार्ज रिक्वायर्ड. देन नो चार्ज रिक्वायर्ड. ऑनलाइन होने के बाद भी 10-25 कनेक्ट हुए. आई होप बेटा अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा. अब पता पेपर सेटर क्या करेगा? पेपर सेटर क्या करेगा, जैसे मैंने आपको सिंपल पहले कंपनी XYZ लिमिटेड दे दिया ना, वो क्वेश्चन में लिख देगा कंपनी XYZ लिमिटेड एंड NBFC. वो सीधे ही NBFC का पूछ लेगा आपसे
या हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी का सीधे पूछते। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में वो तीनों पॉइंट आपको लिखवा दिया। अगर जनरल आ जाए तो ये है, एनबीएफसी आ जाए तो ऐसे लिखना है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी आ जाए तो ऐसे लिखना है। और ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। और डोंट टेक इट लाइटली, है ना, ये बड़े काम के क्वेश्चन होते हैं। ये सब मैं मेरे दिमाग से बनवाता हूँ ये सवाल, जिसमें से एग्जामिनर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। गारंटी है बेटा, गारंटी है, कहीं नहीं मिलेगा ये सवाल। आप ढूंढ लो कितने ही वीडियोस, आप सर्च करो यूट्यूब पे, डेट कैपिटल लिखो, आपको सवाल मिल जाए तो मुझे बता देना। बेटा सवाल बनाने के हम लोग जितना दिमाग लगाते हैं ना, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे। हम लोगों को ये सवाल बनाने से पहले क्या देखना पड़ता है? अगर मैं पेपर सेटर होता ना, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि बच्चे ने क्या नहीं पढ़ा होगा। आपको अगर मुझे फेल करना है, आपके लिए अगर पेपर मुझे टफ सेट करना है, तो एज अ पेपर सेटर आई शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ कि मैं ये पहचान सकूं कि बच्चा क्या नहीं पढ़ के आया होगा। आप तो स्मार्ट हो, आपने तो पढ़ा था। अब जो आम बच्चे हैं जो स्मार्ट इतने नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा, उनका आंसर ही कुछ अटपटा आएगा और सीधे आंसर कट। ऐसे क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है? आपने आंसर फ्रेम कर लिया, आंसर सही है, मान लो कुछ 19-20 भी होगा ना आपका आंसर, बताओ 19-20 छोड़ो, 17-20 भी होगा, 18-20 भी होगा, तो भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। 90-95% कॉपियों में इसका आंसर गलत आना है, ये बात तय है। समझ में आ गई होगी बात ये। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे देख लेते हैं हम जल्दी से। ये बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को उसी तरीके से करना। तो मान लो अपन अब जब लाइव सेशन में वापस से बैठे हैं, तो पुरानी मेरी एक शीट चली रही है, अब मैं वापस से नए क्वेश्चंस और बनवा रहा हूँ। कोशिश करेंगे हर चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन और बना सकते हैं ना, वो बना लो, ताकि केस स्टडीज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि पेपर में डर नहीं लगेगा वहां पे। चलो ये हो गया था, डीआरआर वाली बात हो गई थी। ये क्या होता है यार? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, नाम तो सुना होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। पढ़े एक बार जल्दी से, बहुत ध्यान से पढ़ोगे क्या मेरे साथ? सामने ध्यान से देखो क्या लिखा है। एवरी, बेटा ध्यान से पहला वर्ड पढ़ो क्या लिखा है। एवरी लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब किन के ऊपर एप्लीकेबल है ये? सारी लिस्टेड कंपनीज पे। इवन लिस्टेड कंपनीज में कौन सी शामिल कर रहे हैं? लिस्टेड एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एग्जांपल बताओ ना कोई लिस्टेड एनबीएफसी का। बजाज फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सब लिस्टेड एंटिटीज है हमारी। तो हम पहला कंसेप्ट ये बता रहे हैं, ये किन के लिए बना है, ये किन के लिए बना है, इनके लिए बना है। एवरी लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन केस ऑफ अ पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर। ध्यान से पढ़ो बेटा, आगे क्या है? ये लोग क्या लेके आ रहे हैं? कोई पब्लिक इश्यू ला रहे हैं डिबेंचर का। और अदर अनलिस्टेड कंपनी, और अदर अनलिस्टेड कंपनी shall on or before 30th day of April each year, कब करना है इन लोगों को? हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले, 30 अप्रैल या उससे पहले क्या करना है इन लोगों को? 30 अप्रैल या उससे पहले। इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर इशूड अबव मेंशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट एटलीस्ट 15%, एटलीस्ट 15% of its debenture maturing during the year ending 31st March of next year। क्या है यार ये, समझ में नहीं आया। देखो सिंपल कहानी बताता हूं क्या है। स्पेसिफाइड कंपनीज को क्या करना है, बहुत ध्यान से देखो। 30th April every year on or before 30th April every year। एक बार सामने ध्यान लगा लो, क्या करना है? वो डिबेंचर्स जो मैच्योर होने वाले हैं, डिबेंचर्स मैच्योरिंग 31st मार्च नेक्स्ट ईयर। अब आ गई हिंदी बीच में, उनसे रिलेटेड, या ऐसे लिख दो, मैच्योरिंग अमाउंट का 15%। उन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। नहीं समझे?
अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022। तो मान लो 30 अप्रैल 2022 या उससे पहले 30 अप्रैल 2022 एग्जांपल अगर अपन लेके चले 30 अप्रैल 2022 या उससे पहले हमें क्या करना है? 31/3/2023 आने वाला साल। मान लो उसमें जितने भी मेरे डिबेंचर मैच्योर होने वाले ना उसका कितना 15% अमाउंट मुझे निकालना है और एक जगह इन्वेस्ट करके रखना है। क्यों इन्वेस्ट करके रखना है? रीजन क्या है? क्यों इन्वेस्ट करके रखें? क्या रीजन है इसका? मान लो अगर कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट कम पड़ गई, कोई पैसा कम पड़ गया मौके पे, यहां से निकाल लेंगे ना। हम कह रहे कम से कम 15, आप पूरा 100% करो ना इन्वेस्ट, कौन मना कर रहा है? नहीं समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई, वापस समझाता हूँ क्या। हर साल 30 अप्रैल या उससे पहले क्या करना है? आने वाली 31 मार्च को जो भी डिबेंचर मेरे मैच्योर होने वाले हैं उसका कितना कम से कम 15% मुझे क्या करके रखना है? इन्वेस्ट। सर क्यों इन्वेस्ट करके रखना है? रीजन बिहाइंड सच इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं ड्यू डेट पे अगर कुछ शॉर्टेज पड़ी, पैसा कम पड़ गया, कुछ 19-20 हो गया अमाउंट, यहां से निकाल देंगे ना। सेफर साइड अपन ने थोड़ा सा इन्वेस्ट अलग से करके रखा है। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? इन्वेस्ट कहां पे करना है बेटा? इन्वेस्ट कहां पे करना है? ध्यान से पढ़ो। बैंक में जमा करवा दो। कहां जमा करवा दो? बैंक में। इन्वेस्ट कर दो इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। क्या मतलब हुआ अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज? मतलब अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब जिनके अगेंस्ट नो चार्ज इज क्रिएटेड। कुछ ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगा दो जो फ्री है। फ्री है मतलब जिनके अगेंस्ट कोई बर्डन नहीं क्रिएट करा है हमने। अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी बर्डन। विदाउट एनी बर्डन मतलब विदाउट एनी चार्ज। आगे ध्यान से देखें, नहीं तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज किसकी? कोई ट्रस्ट की। ट्रस्ट मतलब सरकारी। और लास्ट क्या है? कोई अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स, सरकारी। सर नहीं याद होंगे ये सारे, नहीं याद होंगे ये सारे। सिंपल कर दूं इसको, सामने देखो कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां कहां इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कर लो दो जगह, या तो बैंक में डिपॉजिट करवा दो पैसा सीधे सीधे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। अब चाहे वो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज किसकी हो, किसी ट्रस्ट की हो, या अनएनकम्बर्ड बॉन्ड्स हो किसी ट्रस्ट के। ट्रस्ट मतलब सरकारी। अगर मान लो ये भी नहीं करना हो तो इसको अपन और दूसरे तरीके से बेटा क्या लिख सकते हैं? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। सर सरकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स क्यों? सेफ रहते हैं ना, सुरक्षित है, सेफ है। प्राइवेट वालों में डर है, आज 100 है कल 50 हो जाए, 100 के 200 हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट वाले सेफ रहते हैं। समझ में आ गई कहानी? देखो आपने कितनी टेढ़ी लैंग्वेज पढ़ी जिसका सिंपल मतलब क्या है। वापस एक बार बता रहा हूँ। स्पेसिफाइड कंपनी 30 अप्रैल या उससे पहले क्या करेगी? आने वाली 31 मार्च को जो भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उसका कितना 15% क्या कर देंगे? इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट करना है बेटा? या तो सीधे सीधे जाओ जाके बैंक में जमा करवा दो पैसा, बैंक में जमा करवा दो पैसा, नहीं तो क्या कर लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में जमा करवा दो। जनरली यही होता है, जनरली यही होता है, मैं जनरली कह रहा हूँ, सामान्यता ये होता है। डिबेंचर के केस में सामान्यतः क्वार्टरली इंटरेस्ट जाता है और रिडेम्पशन की डेट होती है ना, ज्यादातर हमने देखी ईयर एंड पे ही आती है, ईयर एंड पे ही आती है। हाँ, आप तो ये मान लो ना अगले फाइनेंशियल ईयर, ऐसे याद कर लो जो भी अगले फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाले, अब वो कभी भी हो अगले फाइनेंशियल ईयर में। हम तो मान रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक जो भी मैच्योर होगा, मान लो सितंबर को हो रहा है, कोई अक्टूबर को हो रहा है, नवंबर को हो रहा है, दिसंबर को हो रहा है, बट 31 मार्च से तो पहले हो रहा है। तो आपको पता है ना एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मुझे 10 करोड़ का पेमेंट करना है, तो 10 करोड़ का कम से कम 15% पहले से निकाल के रखो। ये है डन। चलो
जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, आगे क्या है। जो भी पैसा हम जमा करवा रहे हैं ना, जो भी पैसा हम जमा करवा रहे हैं, वो कभी भी 15% से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी रीजन से वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं आज हमने जमा तो करवा दिया, आज हमने जमा करवा दिया जाके, बट किसी रीजन से मान लो वो पैसा थोड़ा कम हो गया। कम हो गया मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया था, उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। तो क्या करना है, हम कह रहे हैं कम से कम 15% रखता है, वो घट के 13.5% ही रह गया, तो 1.5% और जमा करवाओ। एक वैल्यू है यार फिक्स, के साल में 15% से कम इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ानी पड़ेगी आपको, अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ानी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है आगे। और उसके बाद क्या है, द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव shall not be used for any purpose other than redemption। जो पैसा हमने जमा करवाया है उसका एक एक और केवल एक ही यूज है, डिबेंचर का रिडेम्पशन। समझ में आ गई कहानी। और लास्ट पॉइंट क्या है, सिंपल लास्ट पॉइंट, अगर डिबेंचर कौन से हैं, पार्टली कन्वर्टेबल, तो डीआरआर क्रिएट तो होगा, किस रेस्पेक्ट में होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। समझ में आ गई ये बात। सामने देखो एक बार, मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हुए, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हुए, पार्टली कन्वर्टेबल वाले। अब है क्या बेटा इसमें, 50,000 वाले जो है ना, 50,000 वाले तो रिडीम होंगे, और बाकी 50,000 वाले क्या हो जाएंगे, बाकी 50,000 वाले क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होंगे। तो कॉमन सेंस है ना यार, जो कन्वर्ट होके इक्विटी ले रहे, यहां डीआरआर बनाना है क्या, नहीं बनाना। यहां डीआरआर बनाना है, हाँ बनाना। समझ में आ गई होगी ये बात, सिंपल सी कहानी है। जो रिडीम करना है ना, रिडीमेबल पोर्शन पे ही डीआरआर बनाना है, जो कन्वर्टेबल उस पर नहीं बनाना। क्यों, कन्वर्टेबल में हमें देना तो कुछ है ही नहीं ना, उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इनटू इक्विटी। आई होप समझ में आ गई ये बात भी अच्छे से। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। एक बार कॉपी शॉपी कर लो, कुछ करना होगा ये। हाँ सर। हाँ कुछ होता ना, हर पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ लिखते हुए चलते हैं ना, तो भूलेंगे नहीं अपन कभी। अगर केवल नोट्स को पढ़े जा रहे हैं ना, पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा अपना तरीका बदल दो पढ़ने का, एग्जाम तो 100% निकल जाता है। कुछ नहीं एग्जाम्स में क्योंकि ऐसा। चले, अच्छा बीच में आ गया क्या मैं, चलो आगे देखें जल्दी से। लो भाई अपॉइंट करवा लेते हैं एक बार जल्दी से, किसको, डिबेंचर ट्रस्टी को। आपको याद है मैंने स्टार्ट में एक बात बताई थी कि डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किस केस में करना है, जब कितने जनों को डिबेंचर इशू करते हैं, कितने जनों को डिबेंचर इशू करते हैं, 65%। ये था, कुछ और नहीं था, ये लिखा हुआ कितने जनों को, 500 से ज्यादा। पहली गलती एग्जाम में, आपको ये 500 याद आ जाएगा, अप टू 500 याद आ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 500। पेपर सेटर गेम क्या खेलेगा कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं कितने जनों को, 500 को, आपको 500 की लिमिट याद आ जाएगी। आपको क्या याद नहीं आएगा, वहां पे कितने जने थे, सर कितना याद करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें, कैसे याद, कुछ याद नहीं करना, मुझे ध्यान से सुन लो आप। चैलेंज मेरा है, आपको मेरी आवाज ही याद आएगी वहां पे। ये मैंने इतने सालों में बच्चों का फीडबैक देखा है पेपर के बाद, सर जब सवाल आया ना तो आपकी आवाज याद आ रही थी, क्लास में आवाज याद आ रही थी, आपने क्या बोला था पढ़ाते वक्त, तुम्हें क्या याद आ जाएगा, अप टू 500, जबकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन। इतनी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन आते हैं, और अपना क्वेश्चन अननेसेसरी गलत हो गया। क्लियर है कहानी की, वापस से। A company before making issue of prospectus or inviting public,
कितने जनों के लिए? और मेंबर्स टू मोर देन 500 शैल अपॉइंट वन और मोर ट्रस्टी या ट्रस्टीज. द नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी स्टेटेड इन द लेटर ऑफ ऑफर inviting subscription for debenture and also in all the subsequent notices and communication sent to the debenture holder. क्या मतलब हुआ? हम जानते हैं कि हम 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करते हैं. पब्लिक इशू ला रहा हूं डिबेंचर का, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा हूं. आपको ये बात याद होगी, शेयर कैपिटल में पढ़ी थी हम लोगों ने, पढ़ी हुई तो होगी कहीं ना कहीं, कि अगर हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं इसका मतलब क्या? आप डिबेंचर को लिस्ट करवाना चाह रहे हो, आप पब्लिक इशू ला रहे हो. उसका एक आईपीओ होता है, एक पब्लिक इशू होता है. हम कह रहे हैं आप पब्लिक इशू लाना चाह रहे हो, डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस इशू करना चाह रहे हो, करो इशू, कोई दिक्कत नहीं. बट अगर 500 से ज्यादा है ना, तो एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर लो. फिर बेटा हर वो डॉक्यूमेंट जो हम पब्लिक को इशू करते हैं ना, उसमें नाम लिखना पड़ेगा इसका, उसका नाम लिख के देना पड़ेगा कि फलाना एंड फलाना हमारी कंपनी के कौन है डिबेंचर ट्रस्टी. क्यों बताना पड़ेगा नाम? क्यों बताना पड़ेगा नाम? बताएं सर. मानो अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए तो हम जानते हैं कि हमें किससे मिलना है जाके. समझ में आ रही है कहानी? आप कभी किसी बड़े होटल में जाओ, आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाओ, उन्होंने जगह जगह काउंटर बना रखे होते, मे आई हेल्प यू करके. देखा कभी होटल्स के अंदर रिसेप्शन एरिया, लॉबी एरिया के आसपास एक अलग से काउंटर पे कोई ना कोई बैठा हुआ रहता है. छोटी मोटी कोई तकलीफ है आपको, बात कर लो जाके. जैसे हॉस्पिटल में मैंने देखा है, जैसे अभी मैं कल जाके आया था हॉस्पिटल मेरे मदर को लेके, तो फ्लोर के हिसाब से भी इंचार्ज बना रखा होता है उन्होंने. फ्लोर 1 के इंचार्ज राम, फ्लोर 2 के श्याम, और उनका नाम लिखा हुआ होता है वहां पे. क्यों? मान लो फ्लोर 1 पे हम लोग हैं, मेरे मदर को मैं फ्लोर 1 पे लेके गया था, अगर मुझे कोई भी दिक्कत आ रही है ना, अब किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं, इतने सारे लोग हैं हॉस्पिटल में, तो किसी को नहीं पकड़ना, जो फ्लोर इंचार्ज है ना उसको पकड़ना है. अब आप देखो दिक्कत कितनी है. मान लो मैं फ्लोर 1 पे हूँ मदर के साथ मेरी, और मुझे कोई इशू हो रहा है, यार इससे बात करूं, उससे बात करूं, किससे बात करूं, इससे बात कर रहा हूं वहां जाओ, इससे बात कर रहा हूं वहां जाओ, ये है नहीं, कल आना, 2 घंटे बाद आना. सीधे सीधे देखा नोटिस बोर्ड बना हुआ है, वहां पे लिखा है फ्लोर इंचार्ज है आज राम कुमार शर्मा, और वो घूम रहे होते हैं वहां पे. धर लो वहां जाके उसको और पकड़ लो उसको. जो दिक्कत है ना सॉल्व करवा के देगा वो. पैसे दे रहे हैं यार, मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, जितने मांग रहे बल्कि उससे ज्यादा दे रहे हैं, और ज्यादा ही ले रहे. तो क्यों नहीं अपन वो पैसा वसूल करेंगे इन केस वी आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी देयर. सेम वही कहानी लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि आपके लिए हमने ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए राम और श्याम. कोई परेशानी आ रही है हमारे तक मत आओ, आप तो इन तक आ जाओ, ये सॉल्व करवा देंगे परेशानी आपकी. आगे देखो ध्यान से. अब जिन भी ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हो ना बेटा, उनसे क्या लेनी पड़ती है? आप अपनी इच्छा और सहमति से अपॉइंट हो रहे हो, आप पे कोई बर्डन नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली अपॉइंट हो रहे हैं. सर ऐसा क्यों सर? हम तो पैसा दे रहे हैं ना इनको अपॉइंट करने का, काम करेंगे तो पैसा लेंगे, काम करेंगे तो पैसा लेंगे. राइटिंग में कंसेंट ले लो ना एक बार पहले, राइटिंग में कंसेंट ले लो पहले. एक सवाल पूछता हूं आपसे. कभी ऐसा देखा है हॉस्पिटल में जब कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन होता है, एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाता है? क्यों क्यों हाँ सर. क्यों? भैया हम नहीं चाह रहे कुछ हो, कल को कुछ हो गया तो आप अपनी सहमति से ये काम कर रहे हो. मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब मैं तो आपको भगवान मान रहा हूं. भगवान क्या कहते हैं? पहले कंसेंट फॉर्म दे दो. इलाज भगवान करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं. समझ में आ रही कहानी? अभी कल परसों में मेरा मोबाइल सही करवा के लाया. आप शॉप्स पे देखना, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन वहां पे, मोबाइल सही करते वक्त अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. हम मोबाइल निकाल रहे हैं, बैटरी चेंज कर रहे हैं, निकालते अगर बैटरी बर्स्ट हो जाती है कभी कभी और मोबाइल खराब हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं. उसमें पहले से लिखा हुआ है. अब मान लो उनमें से कुछ हो जाए तो क्या मैं उसका गला पकड़ सकता हूँ या नहीं? एक और एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इनसे कंसेंट क्यों ली जाती. पार्किंग लॉट में कभी पार्किंग में गाड़ी लगाई है अपनी? हाँ सर. हाँ. अच्छा वहां पे कुछ लिखा हो देखा हो कभी? ये नहीं कि यहाँ हाँ सर. यहाँ पे पान थूकना मना है, ये सब नहीं. वहां पे एक लाइन लिखी होती. गाड़ी में जो भी कीमती सामान है निकाल ले, हमारी जिम्मेदारी नहीं. इवन पार्किंग स्लिप के पीछे ये भी लिखा होता है, कभी ध्यान से पढ़ो, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट है ये. क्या करें, फ्री थे, स्लिप पढ़ लो. आपने पार्किंग में लगा दी, अगर कोई इंसान आपकी गाड़ी ठोक भी जाता है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है. आप पढ़ लेना, स्लिप में होता है. जैसे आपने स्लिप ली ना, आप ये मान लो आपने कंसेंट दे दी कि मैं इन पॉइंट्स के लिए
अग्री हूं। समझ में आ गई ये बात, कंसेंट। तो आप ये कह सकते हो जब डायरेक्टर लगाते हैं जब भी कंसेंट लेनी पड़ती है, इवन डिबेंचर ट्रस्टी लगाते हैं ना, जब भी हमें उससे क्या लेनी पड़ेगी, राइटिंग में कंसेंट, कि वो अपनी इच्छा से। क्योंकि बेटा जब अपॉइंट करते हैं ना तो बड़ी जिम्मेदारियां साथ आती है, तो आगे जाके मुकर मत जाना कुछ करने से आप लोग। चलो अब जल्दी से इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ये रहा। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। इन 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 जनों को डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाना। सर देखो कैसे पॉइंट्स है, कितने सारे हैं ये रहे, ABCDEFG। इन सबका एक सिंपल मतलब बताऊं क्या? जिसे अपॉइंट करना चाह रहे हो ना, ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड से अपना काम करे, बिना किसी दबाव के काम करे। एक सिंपल सवाल आपसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज आप सीए बन गए, अपने पापा की कंपनी की ऑडिट कर सकते हो क्या? क्यों? आती नहीं तुम्हें करनी है? नहीं सर हमें आती। लॉ अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? हम डिपेंडेंट हैं। पापा को कभी उनके मुंह पे उनकी गलतियां बता सकते हो? वो भी लिख के पूरी दुनिया को, ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है सब जगह। आप बता सकते हैं मेरे पापा की कंपनी में स्कैम्स होते हैं, मेरे पापा की कंपनी में 10 करोड़ का हिसाब किताब मिल नहीं रहा? नहीं कर सकते ना आप ये। तो हम कह रहे हैं ऐसे केस में आप अपॉइंट मत होना। अब अंदर पॉइंट मत पढ़ो, आप मत पढ़ो क्या लिखा है, आपसे सिंपल बातें कर लेता हूं। क्या कंपनी के ओनर्स को ही डिबेंचर ट्रस्टी बना देंगे? क्या बिल्ली को ही दूध का रखवाला बना दे? क्यों? अच्छा तो बिल्ली वाला तो बता दे पहले, बना सकते नहीं, वो खुद ही पी जाएगी ना। नहीं समझा आप कहानी? ओनर को कभी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाना। क्या क्रेडिटर्स को डिबेंचर ट्रस्टी बना दे? वो अपना अपना सोचेंगे। डेटर्स को बना दे? क्यों? कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय प्रमोटर्स को बना दे? वो अपना अपना सोचेंगे। तो यार अपना 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 तो पूरी दुनिया सोचती है ना। हम कह रहे हैं ऐसे को अपॉइंट करो जो अपना ना सोचे, सबका सोचे। और सबका सोचने वाला कौन होगा? कोई आउटसाइडर को लाओ ना यार। उसको अपॉइंट करवाओ। तो आप सारे पॉइंट पढ़ लो, क्रक्स ये निकलेगा इसका। लिख दो कहीं ना कहीं बीच में, जहां ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो रही वहां पे लिख दो क्रक्स क्या है इसका, कि डिबेंचर ट्रस्टी या ट्रस्टीज मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अब क्या कहानी है देखते हैं एक बार। उसने क्या होल्ड करे हुए कंपनी में? बेनिफिशियली होल्ड्स शेयर्स। अपॉइंट हो सकता है क्या? बेनिफिशियल ओनर मेंबर ही तो होता है। याद हो अगर आप लोगों को, जैसे अपन फिर भी थोड़ा लेट आए थे, हो सकता है आपने शेयर कैपिटल अगर पहले पढ़ा हुआ हो, तो बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट आता था वहां पे। नहीं, बेनिफिशियल ओनर का एक कंसेप्ट आता था, बताऊंगा आपको बाद में, बता दूंगा क्या है। बेनिफिशियल ओनर जनरली डीम्ड मेंबर्स होते हैं कंपनी के। बेनिफिशियल ओनर जनरली कंपनी के डीम्ड मेंबर्स होते हैं। एक सवाल बनाऊंगे आपके लिए, लिखो जल्दी से एक सवाल लिखो, और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेरे एकदम से ये सवाल हिट हो गया दिमाग में, और ये मान लो हिट क्वेश्चन है, ये सुपर हिट क्वेश्चन है ये। लिखे, कंपनी XYZ लिमिटेड has appointed NSDL. कंपनी XYZ लिमिटेड has appointed NSDL। अब जिसने सुना हुआ है यहाँ पे उसको याद होगा क्या था ये, क्या था ये? CDSL डिपॉजिटरी थी। कंपनी XYZ लिमिटेड has appointed NSDL to convert its physical shares into electronic shares। To convert its physical shares into electronic shares। Mr. Ram holds shares in
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Mr. Ram holds shares in electronic form and company wants to appoint him as debenture trustee. Comment. कर सकते हैं या नहीं? बेटा कर सकते हैं या नहीं? नो, नॉट वैलिड. और वैलिड मत लिखो, आप ये लिखो अब जो मैं लिख रहा हूं, नॉट टेनेबल. क्यों? क्यों टेनेबल नहीं है? As he is an beneficial owner. क्योंकि बेटा वो कौन हुआ? कंपनी का बेनिफिशियल. सवाल नहीं खत्म हुआ, ये तो सिंपल था. इस सवाल का पार्ट बी. व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ कंपनी wants to appoint NSDL as debenture trustee? हाँ, NSDL को वो डिबेंचर ट्रस्टी बनाना चाह रहे हैं. बना सकते हैं, नहीं बना सकते? यही क्रक्स है, यही सुपर चीज है. बना सकते हैं या नहीं? नहीं बना सकते. लवीना बना सकते, नहीं बना सकते? नहीं बना सकते. आज तो बड़े लिमिटेड है. कनिष्का, अंकिता, दिशा, रौनक, आंसर बताओ बेटा जल्दी से. बना सकते, नहीं बना सकते? वो वनडे ओरिएंटेशन वाला काम मत करना, पता चल लॉगिन करके गायब हो गए हो. अंकिता कह रही है यस, दिशा कह रही है नो, कनिष्का कह रही है यस. यस, नो, यस. आंसर यस. नो क्यों था? ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है. चलो एनएसडीएल की जगह कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो तो. फिर एक सवाल आपसे ये है, आप याद करो, फ्लैशबैक पे लेके चलता हूं आपको. आज अगर कंपनी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना चाह रही, सबसे पहले वो अपने शेयर किसको इशू करती? एनएसडीएल को. क्यों? रजिस्टर्ड ओनर तो यही थे. याद करो बेटा फ्लैशबैक में जाके. रजिस्टर्ड ओनर तो ये लोग ही थे ना. बट ये कौन थे? रजिस्टर्ड ओनर है. बेनिफिशियल ओनर कौन था? इन्वेस्टर था. मैंने एक बात और समझाई थी उस टाइम. क्या एनएसडीएल सीडीएसएल का मेन काम ये है क्या शेयर्स खुद रखना अपने नाम पे, या इन्वेस्टर तक पहुंचाना? और इन्वेस्टर ही तो बेनिफिशियल ओनर होता था. बेनिफिशियल ओनर मतलब उसी को तो सारे राइट्स और बेनिफिट मिलते थे. डिविडेंड का हो, वोटिंग का हो, राइट इशू, बोनस इशू, सब उसी को मिलता है. हमने तो नाम के लिए शेयर लिए थे, आगे पहुंचाने के लिए. हम नाम के रजिस्टर्ड ओनर है. बेनिफिशियल ओनर तो इन्वेस्टर है. तो बन सकता है यस. क्यों? NSDL is not a beneficial owner. बना दिया मैंने. एग्जामिनर ने सीधा सीधा पूछा था, एक क्वेश्चन बना दिया कि हम डिबेंचर ट्रस्टी बनाना चाह रहे हैं, नीचे दिए हुए पॉइंट्स में बताओ ये क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड. तो उसने क्या करा, पेपर सेटर ने, मैंने सिचुएशन दे दिया आपको, चलो एनएसडीएल के नाम से आपके हजम नहीं हो रही ये बात. उसने सवाल सिंपल दे दिया, क्या यहां लिखा है, ये रहा, एक मिनट. ऐसा इंसान जो बेनिफिशियली होल्ड करता है शेयर, वो अलाउड नहीं. उसने सवाल ये बना दिया, आप ऐसे इंसान को बना सकते हो जो बेनिफिशियली होल्ड नहीं करता. कौन डिस्क्वालिफाइड है? कौन डिस्क्वालिफाइड है? जो बेनिफिशियली होल्ड करता है. तो कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है? जो बेनिफिशियली होल्ड नहीं करता. ये सवाल बनाया था उसने, मैंने आपको सिचुएशन दे दी बना के. एग्जामिनर ने केवल 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 यहां पे नॉट वर्ड ऐड कर दिया था. हम किसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? जो बेनिफिशियली होल्ड कर रहा है. हम किसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे? जो बेनिफिशियली होल्ड नहीं कर रहा. समझ में आई सिचुएशन? लो कॉपी कर लो एक बार.
आप पता है एनएसडीएल के नाम से हो सकता है हजम नहीं कर पाया इस बात को, तो डीपी लिख देते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिख दो इसकी जगह, मत कंफ्यूज हो एनएसडीएल सीडीएसएल से। और मैं तो ये मान रहा हूँ यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, मेरे जैसा स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, ऐसे सवालों को अगर मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होता ना वह, और ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो मेरा सिक्स सेंस कहता है यार हो तो सकता है, जब ही इसने दिया। नहीं समझे? सीधा सीधा तो क्या हाँ था सर। बेनिफिशियल होता, अगर उसने सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया ना, तो मेरा सिक्स सेंस कहता है कुछ तो गड़बड़ है, जब ही दिया है। हम हमारे टाइम पे इस तरीके से सवालों को डील करते थे, हम कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते थे। इसने दिया है ना अगर ऐसा, तो कुछ तो होगा। सीधे सीधे होता तो ये देता ही नहीं, सीधे सीधे होता तो ये देता ही नहीं। और फैक्ट बता रहा हूं आपको, जब बाहर आके चेक करते थे ना, ज्यादातर हमारे लॉजिक सही जाते थे। ये स्मार्ट स्टूडेंट्स की पहचान है। अरे ये पॉइंट मैंने कहाँ पढ़ा, ये पॉइंट मैंने कहाँ पढ़ा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है यार, पूरे मॉड्यूल में ही नहीं देखा ये। तो दिमाग लगाओ ना, जब नहीं देखा तो कुछ अटपटा था, ये अटपटा था। तो ऐसा का ऐसा हो जाए, जब तो वो देता ही नहीं तुम्हें, कुछ तो अलग हटके हुआ होगा जब ही दिया है। ये तरीका होता है इन सवालों को डील करने के। चलो अब जल्दी जल्दी पॉइंट पढ़ लो, फ्री करो इन चीजों को। सेकंड क्या है, वो क्या है, कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और अदर ऑफिसर एम्प्लॉय। ध्यान से पढ़ो आगे क्या है, कंपनी का, नहीं तो उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी का। नहीं समझे? मेरी कंपनी का ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी डिस्क्वालीफाइड, इवन मेरी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का भी है ना, तो भी डिस्क्वालीफाइड। क्यों? खून तो एक ही है। नहीं समझे? खून तो एक ही है, आपस में कनेक्टेड है सारे। आप समझो किसी की फैमिली में तीन भाई है, एक चोर है, इज्जत तो केवल उसी की खराब हो रही है ना बाहर, इज्जत तो उसी की खराब हो रही है बाहर। क्यों? अब मान लो उनके दूसरे नंबर के बेटे के लिए शादी का रिश्ता आया, वो हो नहीं पा रही उसकी शादी। क्यों? उनका तीसरा बेटा चोर है, उस पर आए दिन केसेस चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। अब वो दूसरा बेचारा कह रहा है हाथ जोड़ के, मैं, मेरे अगेंस्ट थोड़ी केस चलते हैं, मैं थोड़ी जेल जाता हूँ, मेरे पे थोड़ी कोर्ट केस चल रहे हैं। तेरी फैमिली पे तो चल रहे हैं ना, तेरी फैमिली पे तो चल रहा है। फर्क पड़ता है इन बातों से? हाँ फर्क पड़ता है। तो चाहे प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हमारी कंपनी का हो तो भी डिस्क्वालीफाइड, मेरी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का हो तो भी डिस्क्वालीफाइड। इसके बाद देखें जल्दी, बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनीज व्हिच आर टू बी पेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन एज रेम्युनरेशन पेबल टू डीटी। ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर। बेटा लाइन से समझो, बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू मनी विच आर टू बी पेड बाय द कंपनी। आप वो लोग हो जिनको कंपनी पे करने के लिए बाउंड है। कंपनी जिनको पे करने के लिए बाउंड है वो कौन होंगे? डेटर होंगे क्या? अब यहां क्या लिखा है? अदरवाइज देन रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन को शामिल मत कर लेना, रेम्युनरेशन तो मेरा राइट है। अदरवाइज इनके अलावा कंपनी जिनको पैसा देने के लिए बाउंड है ना, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर लो। आसान शब्दों में बोल दो, क्रेडिटर है। मत पढ़ो पूरी लाइन, मत पढ़ो पूरी लाइन। सेकंड आप खुद हिंदी कर लो, इज इंडेटेड टू द कंपनी, ये कौन होगा? ये कौन होगा? डेटर। इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो रही है ना, और कुछ नहीं। क्रेडिटर, डेटर, डिस्क्वालीफाइड। क्या दे रखी है भैया, क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है कंपनी में, कंपनी में किसी की गारंटी दे रखी है। आप क्या कह रहे हो, हमने गारंटी देने वाले को भी डिस्क्वालीफाई कर लिया? हाँ क्यों? अच्छा गारंटी देने वाले की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है? मान लो मैंने विनय की गारंटी दे रखी है कहीं बैंक पे, तो बैंक वाले सीधे हमेशा मेरे को ही पकड़ेंगे या पहले विनय को पकड़ेंगे? विनय अगर पैसा नहीं देता तो बैंक किसके पास आएगा? हम तो क्या कह रहे हैं, गारंटी देने वाले को भी डिस्क्वालीफाई कर लो। क्यों कर लो? आज इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, कल आ तो सकती है। नहीं समझे? आज इस पे कोई लाइबिलिटी नहीं, कल आ तो सकती है, तो कल को आज ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जिस इंसान पे कल लाइबिलिटी आ भी सकती है ना, उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दो। क्योंकि मेरी कंपनी में मैंने आज आपको ट्रस्टी बना दिया,
आपने मेरी ही कंपनी में किसी की गारंटी दे रखी है और पता चला वो गारंटी एनफोर्स हो गई, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, आगे डिस्क्वालीफाई करो उससे अच्छा आज ही कर लो पहले ही। इसके बाद क्या है, ये पढ़ो ध्यान से, क्या है उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पिक्यूनरी? अच्छा, कुछ मॉनेटरी रिलेशन। पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी रिलेशन। उसका क्या है, कंपनी से कोई मॉनेटरी रिलेशन है, कितना, बहुत ध्यान से पढ़ो, अमाउंटिंग टू 2%, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम और ₹50 लाख, और such higher amount as may be prescribed whichever is lower, वो भी कम, during the 2 immediately preceding financial year और current financial year। नहीं समझ में आई कहानी, नहीं समझ में आई कहानी, ऊपर से निकल गया। यहां देखो ध्यान से, समरी क्या है इसकी। मेरा क्या है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप, किसके साथ, विद कंपनी, कितना, अमाउंटिंग टू कितना, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और कंपेयर इट विद कंपनी की टोटल इनकम और एक फिक्स मॉनेटरी लिमिट कितनी, 50 lakhs। इन तीनों में से जो भी क्या आ जाए, बता रहा हूं, रुक जा मेरे भाई, बताऊंगा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा ये क्या होता है। विच एवर इज लोअर, लिखो एक बार जल्दी से, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, सुनने से समझ में आता है, याद नहीं होता कभी। थोड़े से हड़बड़ाने वाले, थोड़े से कान के कच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते, वो कहेंगे सर वहां तो वो भी लिखा है सच हायर अमाउंट, हायर भी लिखा था। बेटा वहां पे हायर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो 50 लाख का जो अमाउंट है ना इसको बढ़ा भी सकती है आगे कभी। अभी कितना चल रहा है, 50 लाख। अगर अपन इसको प्रॉपर तरीके से समराइज कर ले तो यहाँ पे एक चीज और लिख दो, 50 लाख और सच हायर अमाउंट। इन तीनों में से हायर नहीं है, इन तीनों में से लोअर लेना है यार। एक तो होता है नेट टर्नओवर, एक होता है ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस करने से पहले। ग्रॉस टर्नओवर क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस करने। आपने कभी वो नहीं बनाया क्या यार, ट्रेडिंग पी&एल, जीपी एनपी। जीपी क्या होगा, एक्सपेंसेस को माइनस करने से पहले। एक मिनट रुकना, हाँ। तो ग्रॉस टर्नओवर का मतलब समझ में आ गया, कंपेयर कभी एक से नहीं करना, इन तीनों में से जो भी लोअर आ जाए। अब सर सवाल क्या बना, मान लेते हैं इसका आंसर आ गया 50 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ है ना, कितना, 50 लाख या उससे ज्यादा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अगर इससे कम है तो मैं क्वालिफाइड हूं। मेरे आज तक इस पॉइंट का लॉजिक नहीं समझ में आया, मेरा आज तक इस पॉइंट का लॉजिक समझ में मुझे नहीं आया। क्यों? आपको पता बड़ी बड़ी कंपनीज के ग्रॉस टर्नओवर 30-30 हजार करोड़ तक होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का साल का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है 40,000 करोड़ का, तो उनका सोचो ग्रॉस टर्नओवर कितने लाख करोड़ होगा।
उसका जब आप 2% निकालोगे कितने लाखों में या करोड़ों में आएगा? मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया, 50-50 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हमने कंपनी के साथ करे हुए, फिर भी हम कह रहे हैं आप तो क्वालिफाइड हो। इन्होंने एक यूजलेस सी मॉनेटरी लिमिट तय करी। मैं तो ये मान रहा हूं अगर मेरा कंपनी के साथ 10 रुपए का भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो मेरा मॉनेटरी कनेक्शन है, मेरी इंडिपेंडेंस तो इफेक्ट होती है। मैं बेटा मेरा डिस्क्लेमर देके आपको मेरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, पढ़ना आपको यही पड़ेगा जो आपके मॉड्यूल आपके लॉ में लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर मुझे किसी से 1000 रुपए भी लेने हैं ना, तो मेरा मॉनेटरी रिलेशन है, और 1000 रुपए भी कोई इंसान छोड़ता नहीं है अपने। सुना है कभी कि मम्मी पापा ने 2-5 हजार छोड़ दिए, चलो कोई नहीं यार, क्या करेंगे 2-5 हजार रुपए, कोई 5 रुपए नहीं छोड़े आज के टाइम में। हम कहें 50-50 लाख तक के ट्रांजेक्शन है, बट कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट है, मानना यही पड़ेगा। समझ में आ गई कहानी? आप कहते एक बार एक लॉ ऑफ टॉट में एक केस पढ़ाया था आपको वहां पे नीचे एक चीज भी लिखी हुई थी, ये केस लॉ हजम नहीं हो रहा है बट करना पड़ता है। वो गोल्ड एंड सिल्वर वाला था, एक गोल्ड लेके भाग गया, हम तो कह रहे स्टैट्यूटरी फंक्शन कर रहा था उसके दौरान कर लिया, तो इसे टॉट नहीं मानना। क्यों नहीं मानोगे यार, टॉट तो टॉट हुआ है, बट ड्यूटी पे था इसलिए वो टॉट नहीं। अगर अपना कोई स्टैट्यूटरी फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज थोड़ी कर, उसने मिसयूज करा, वो लेके भाग गया यार। और नीचे क्लियर क्लियर बोल्ड लेटर्स में लिखा होता ये जजमेंट बड़े बड़े ज्यूरिस्ट, मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है ना, किसी के हजम नहीं हो रहा है ये जजमेंट। ये भी कुछ वैसी कहानी, नहीं होगा, करना पड़ेगा हजम, कोई ऑप्शन नहीं है। और लास्ट, यार 30-300 याद करो ना। आज मम्मी कहे बेटा 30 दिन में ये देख काम तुझे करना पड़ेगा, नहीं कर दी क्या? 300 दिन में कर लेना। कितने दिन में करोगे आप? क्यों? और एक्सटेंशन कितनी थी? 270 डेज की, वो भी तो हजम नहीं हो रही थी, करी ना हजम। फिर जब उनको पता चला है हाजमे की प्रॉब्लम हो गई, तो हजम नहीं हो रही लोगों की, तो उन्होंने 30-30 कर लिया ना बाद में। मैं झूठ नहीं कह रहा, अगर आपके नोन रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा जाना निकल जाए जो मुझसे कभी पहले पढ़ा हो ना, आप पता कर लेना, मैं सालों से 30-30 की लिमिट बता रहा हूँ। क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में 30+30 ही लिखा हुआ था, और इट्स प्योरली लॉजिकल यार, 30 दिन की एक्सटेंशन तो हजम हो रही है, 270 दिन की एक्सटेंशन कैसे हजम हो रही है? मिस्टेक थी, कोई ऑप्शन नहीं। आप भी तो कितनी गलतियां कर लेते हो, पर सॉरी मांगते हो ना, ये भी तो वही गलती है, वो सॉरी मांग लेंगे कभी अमेंडमेंट लग के, ये है। और लास्ट क्या है रिश्तेदार किसके? प्रमोटर के, और अ पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ डायरेक्टर के एमपी। क्या मतलब हुआ? प्रमोटर डायरेक्टर के एमपी के रिश्तेदार। जैसे मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूं, तो क्या मेरी बीवी वहां की डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती? सर आप बीवी का नाम क्यों ले रहे हो, पेरेंट्स का ले सकते हो। हमारा कंपनी लॉ बड़ा अजीब है, रिलेटिव की डेफिनेशन में मम्मी पापा भाई बहन सारे रिश्ते बाद में आते हैं, पहले स्पाउस लिखा जाता है। आप पढ़ना, आगे डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, स्पाउस का नाम पहले आता है। समझ में आ रही है कहानी? यार जब तुम ही डिस्क्वालीफाइड हो, तो तुम्हारे रिलेटिव कैसे क्वालिफाइड हो जाएंगे? आई होप यहां तक का कंसेप्ट अच्छे अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिक्कत है यहां तक कोई? अब इस पे लिख दो बेटा होमवर्क का, इसको अंग्रेजी से हिंदी करना है केवल, कुछ भी समझाने का नहीं, इंग्लिश टू हिंदी करना है, या आपको ही पढ़ना पड़ेगा आज जाके। अरे सर इतने सारे पॉइंट, फिर कल हम आएंगे आपको कहेंगे नहीं समझ में है, कह के तो देखना, मैं समझाऊंगा ही नहीं ना। कि जैसे पॉइंट ज्यादा आ जाते हैं ना, पॉइंट ज्यादा आते ही आपको डाउट आ जाते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जिसमें डाउट आता है, सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी। अब 2-3 बातें अपन को और इसमें डिस्कस करनी है। कहाँ गई, एक मिनट रुको बेटा, एक बार ये वाला पढ़ो, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार ध्यान से पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? क्या मतलब हुआ? मौके पे जो असेट हमने गिरवी रखा उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो डिबेंचर ट्रस्टी बस देखता रहे एक्शन क्या लेना है, कहाँ जाना है? एनसीएलटी जाओ, एनसीएलटी जाओ, या तो नया असेट रखो, नहीं तो कोई ना कोई काम करो, वरना आगे जाके प्रॉब्लम आनी है, ये बात
सकते हैं। समझ में आ रही है ये चीज क्या है? घर में मम्मी को देखा जब राशन खत्म हो रहा होता है, खत्म होने के बाद नया मंगाती है, खत्म होने से पहले? क्यों? क्यों मंगा देता बाद में, क्या दिक्कत है? गली के नुक्कड़ पे तो शॉप है। आप कहोगे नहीं यार मम्मी की हैबिट है ये, चावल अगर खत्म हो रहे हैं और थोड़े से ही बचे, एक या दो बार ही बनेंगे ना, वो पहले से 5-10 किलो और मंगा लेती। एक्सेप्शनली कभी ऐसा होता होगा कि आज खत्म हो गया और घर में नहीं है। आप ये मान लो डिबेंचर ट्रस्ट जस्ट लाइक मम्मी वाला काम करता है, वो घर मैनेज करने वाला नहीं होता, ये वो सारी चीजें मैनेज करता है। फिर मम्मी करती है पापा को कॉल, शाम को आते वक्त 5 किलो राइस लेके आ जाना। समझ में आ रही है कहानी? सेम वही सिचुएशन है, या तो खुद ले आएंगी जाके वरना मंगा लेंगी किसी से। ये क्या पंचायत आ गई सर? ये किसके लिए बेटा? अगर कंपनी कौन सी है, टॉपिक का नाम क्या लिखा है? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008। मतलब सेबी में प्रोफेशनल में पूरा चैप्टर आता है एक। तो वहां पे हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी, और उसने डिबेंचर इशू करे हुए और ट्रस्टी भी अपॉइंटेड है, तो कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी है। एडिशनल ड्यूटीज भी है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेंसलेस है, होमवर्क लिखो। कुछ भी नहीं है, जो ऊपर पढ़ रहे हो ना पॉइंट से, उसी को दूसरे शब्दों में नीचे लिखा हुआ है। आगे देखो जल्दी से, खत्म करना है इसको। डिबेंचर होल्डर की मीटिंग पढ़े। द मीटिंग ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर शैल बी कन्वीन बाय द डिबेंचर ट्रस्टी ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग। कौन दे रहा है? बाय डिबेंचर होल्डर होल्डिंग। क्या मतलब हुआ? डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुलानी, कब बुलाएं? कभी भी बुला लेंगे क्या? नहीं बुलाएंगे। ट्रस्टी कह रहे हैं हम कब बुलाएंगे भाई मीटिंग? हम कब बुलाएंगे मीटिंग? जब कितने जने रिक्वेस्ट करेंगे, इतने डिबेंचर होल्डर जिनके पास कितने डिबेंचर हैं, कम से कम 1/10 इन वैल्यू। अब वो हो सकता है कोई एक हो, दो हो, तीन हो, 10 हो, 50 हो। समझ में आ गई कहानी? और ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट which constitute a breach default on which in the opinion of trustee may affect the interest of debenture holder। क्या मतलब हुआ? दो तरीके से मीटिंग है, या तो आप रिक्वेस्ट कर लो कितने जने 1/10, नहीं तो मैं बुला लूंगा कब? जब मुझे लग रहा है कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो मैं चाह रहा हूं भैया जल्दी से डिबेंचर होल्डर इकट्ठे हो, उनकी नॉलेज में डाल दो ये बात। नहीं समझे? मेरे सुनने में आए कहीं से कि कंपनी अपना बिजनेस बंद करने वाली है, तो बंद होने का इंतजार करूं या एक बार मीटिंग बुला के डिबेंचर होल्डर के कान में भी डालूं ये बात? वो है ये चीज। समझ में आ गई होगी बात? अच्छा, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी का मतलब क्या है? ट्रस्टी लगाया, अचानक से या तो छोड़ गया, मर गया, या हमने निकाल दिया, उसे हमने कहा कैजुअल वैकेंसी आ गई। क्या करें इस कैजुअल वैकेंसी का? द बोर्ड में फिल कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, बट वाइल एनी सच वैकेंसी कंटिन्यू द रिमेनिंग ट्रस्टी इफ एनी में एक्ट। क्या मतलब हुआ? हमने लगा रखे थे डिबेंचर ट्रस्टी 3, ए, बी और सी। ए की क्या हो गई? डेथ। तो क्या बी और सी भी शोक मनाते रहेंगे क्या? क्या करेंगे भैया? तुम तो काम करो ना, तुम्हारा हमें लगाना है तो हम तीसरा एक और लगा देंगे, तुम्हें तो अपना काम जारी रखना ही पड़ेगा ना। तो आप ये कह सकते हो बी एंड सी हैव टू कंटिन्यू। मैं देख लूंगा मुझे दूसरा लगाना है नहीं लगाना। However, where such vacancy is caused by, ध्यान से पढ़ो क्या है, resignation of trustee, the vacancy shall only be filled with the written consent of the majority of debenture holder। आपको समराइज करता हूं, देखो ये सामने देखो क्या आ गई। कैजुअल वैकेंसी, दो ग्राउंड्स, या तो वो क्या कर गया, रिजाइन, या तो किस वजह से वैकेंसी आई है, रेजिग्नेशन, या कोई भी अदर रीजन। रेजिग्नेशन के केस में वैकेंसी कब फिल होगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी? मेजॉरिटी ऑफ, रिटर्न कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी डिबेंचर होल्डर। और कोई भी अदर रीजन पे हुआ है तो कौन फिल कर देगा? बोर्ड में फिल।
समझ में आ गई बात? रेजिग्नेशन बड़ी चीज होती है क्या? देखो सुनने में बड़ा अजीब है, किसी का मरना ज्यादा बड़ा होगा या रेजिग्नेशन ज्यादा बड़ा होगा? किसी का भी रेजिग्नेशन कभी इतना सिंपल नहीं होता। आपका एग्जांपल बताऊं, कभी टाटा ग्रुप का नाम सुना है? टाटा ग्रुप कभी नाम सुना है? साइरस मिस्त्री। आपका एक्सप्रेशन बता रहे नहीं सुना? नहीं सुना? सुना? क्यों नहीं सुना? एमटीवी देखते हो क्या? रोडीज वोडीज कुछ देखते थे ना? क्यों देखते थे? तो टाइम पास के लिए ये सब नहीं देखते क्या? भी इतना बड़ा केस हुआ था अपने इंडिया में, टाटा ग्रुप में जो चेयरमैन एमडी थे साइरस मिस्त्री, उसने रिजाइन कर दिया था बीच में। उसके एक के रेजिग्नेशन से फर्क क्या पड़ा? पूरा ग्रुप हिल गया। घर में कभी जैसे मकान की नींव नहीं होती, बीम होती है, पिलर्स होते हैं। आज पापा को कहो पापा एक पिलर तोड़ देते हैं अपन, पापा क्या कहेंगे? दिमाग खराब है तेरा? मतलब इस पिलर पे मकान टिका हुआ है और तू कह रही है इस पिलर को ही तोड़ देते हैं यहां से। क्या होगा ये पिलर तोड़ दे तो? अगर अब भूकंप आ जाए, टूट जाए, चलो वो हमारे हाथ में नहीं था हम खुद तोड़ दे तो ये पागल बना था। नहीं समझे? कभी कोई इंसान, ऐसा इंसान अगर रिजाइन करके जा रहा है ना, तो मार्केट सेंटीमेंट ही कहते हैं कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। प्रैक्टिकल सेंस बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। कोई मरी गया तो चलो बात अलग है, बट रेजिग्नेशन कंपनी के गाल पे एक चाटा होता है। नहीं समझे? क्यों होता है? देख तुम्हारे यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मेरा नाम ना खराब हो जाए तो मैं तो बीच में छोड़ के भाग गया। अगर रेजिग्नेशन हुआ ना, तो हम कह रहे फिर ये पूरा किस्सा हमें किसको बताना पड़ेगा? ये पूरा किस्सा हमें किसको बताना पड़ेगा? और उनसे क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट। ये देखो वो छोड़ गया, इसकी जगह इसको लगा रहे हैं। वो अग्री होंगे ना तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ गई कहानी है? और लास्ट, अगर हटाना है तो कैसे हटेगा? जल्दी से पढ़ लो एक बार, क्या है हटाना है तो कैसे हटाना है? हटाना है तो कितनी कंसेंट लेनी? इफ अप्रूव्ड बाय होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4। कितने जने बेटा अपनी कंसेंट देते? इतने जने जिनके पास 3/4 इन वैल्यू डिबेंचर्स हैं। अब देखो पता है इसको समराइज कैसे किया जाता है? ये सीख जाओ बस आप। देखो, डिबेंचर ट्रस्टी, इसकी मीटिंग कैसे बुलानी है? पता है, खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, इसकी मीटिंग कैसे बुलानी है? या तो ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किसने करी? डिबेंचर होल्डर ने, वो भी कितने? कम से कम 1/10 इन वैल्यू। नहीं तो सेकंड क्या था? बाय डीटी। ट्रस्टी खुद बुला लेगा, कब? इफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर क्या हो रहा है? अफेक्ट। अच्छा, अगर डीटी की क्या आ जाए तो कैजुअल वैकेंसी में क्या था भैया? फिर से दो नाम, पहला क्या है? रेजिग्नेशन, और दूसरा कोई भी अदर ग्राउंड, जनरली डेथ ही होता है। यहां पे क्या था? कितने जने? रिटन कंसेंट बाय, अदर में क्या था? बोर्ड ही फिल कर लेगा, कोई भी अदर ग्राउंड है। तीसरी चीज, हमें उसे क्या करना है? रिमूवल। तो रिमूवल कब होगा? जब कितने जने हाँ कहें? 3/4 इन वैल्यू एग्रीज। अब आप देखो एक डायग्राम में सारी चीजें आ गई एक सिंपल डायग्राम में सारी चीजें आ गई। कैसे भूलोगे यार इन चीजों को? कैसे भूलोगे? इस तरीके से कराया था। और ये सबसे सिंपल होता है, ये सबसे सिंपल होता है।
और फोटो भी बहुत बढ़िया आती है एप्पल में तो। हो गया क्या? अग्रीज यही तो है, आगे कुछ है ही नहीं। छोड़ गया तो आपके फ्रेंड ने फोटो खींच ली, उसमें से लिख लेना। वैसे जैसे अगर आप कभी अच्छी फोटो खींचो ना, मैं आपको ग्रुप में जब ऐड करूं, ग्रुप पे भी डाल देना। अच्छा एक चीज बताओ, आपके ये समझ में आया चीजों को समराइज कैसे करना होता है? ये लाइनें याद आ जाएगी कि एग्जाम में ये याद आ जाएगा? अब आपको सर इससे लैंग्वेज कैसे बनेगी, तो बेटा सबसे पहले इंग्लिश की क्लास से ज्वाइन कर लो जाके, यहाँ मत पढ़ो अभी। क्यों नहीं बनेगी? मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर मे बी हेल्ड ईदर ऑन देयर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कितने देने दे रहे हैं इतने, और बाय सीओ मोटो बाय ट्रस्टी। कब बुलाएगा? जब उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। चल जल्दी से आगे देखें, खत्म करो कहानी। अभी तो ट्रस्ट डीड और इसकी बात आ रही है, मेन मुझे ये बताने हैं 3 केस अब आपको। जल्दी से पढ़ो, पहला क्या? पहला केस क्या है? Following kinds of documents have been treated as डिबेंचर। सिंपल क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर बना देगा, क्या ये डिबेंचर है या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल टर्म डिबेंचर, एक्सप्लेन द टर्म डिबेंचर एंड एग्जामिन कि इनको डिबेंचर मानना है या नहीं मानना। पहला क्या है? अ सीरीज ऑफ इनकम बॉन्ड्स बाय विच अ लोन टू द कंपनी वाज रीपेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। इनकम बॉन्ड्स मतलब हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, इनकम बॉन्ड्स। इनकम बॉन्ड्स का मतलब ये है कि सालाना वो कमाएंगे और उसमें से हमें ब्याज देंगे। एक तरीके का लोन ही तो हुआ ये, एक तरीके का लोन ही तो हुआ। तो क्या इसे डिबेंचर मानना है? हाँ जी सर डिबेंचर मानना है। केस का नाम हम याद जिंदगी में नहीं करेंगे, क्या नाम है? लेमन वर्सेस ऑस्टिन फ्रायर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड 1926। नेक्स्ट, अ रिसिप्ट और सर्टिफिकेट फॉर अ मेड विद अ कंपनी, किसके साथ नहीं करा है हमने? बैंक क्यों नहीं? बैंक वालों का बाप अलग होता है, बैंक वालों का बाप अलग होता है। कौन है बैंक का बाप? तो उनका बाप जब बैठा है तो वो डिसाइड कर लेगा, हम क्यों बाप बने उसके। समझ में आ रही है कहानी? आगे देखो, when the deposit was repayable after a fixed period it was made। यार एक फिक्स पीरियड के लिए हमने पैसा लिया है, ब्याज के साथ लौटा देंगे, तो क्या इसे भी डिबेंचर माना जा सकता है या नहीं? मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, मान लो। और लास्ट क्या है? The definition of debenture is so wide so as to include any security of a company whether constituting a charge on company's asset or not। ये सिंपल था जो स्टार्ट में पढ़ा हुआ है। क्रक्स क्या है, ये क्वेश्चन बन कैसे सकता है सिचुएशन के साथ। आपको हार्डली ये पहचानना है क्या ये डिबेंचर है या डिबेंचर नहीं है। उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। डिबेंचर वाला टॉपिक मैं मान सकता हूं कि आपको क्लियर है सबके। ये जो अपन ने पहला चैप्टर करा ना जिसमें 3-4 क्लासेस लगी, आप मान लो जनरली इतनी ही क्लासेस लगती है, इतनी ही लगती है, बट अपन ने मॉड्यूल का मेजर पार्ट पूरा कवर कर लिया है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो प्रैक्टिकली ये कहा जाता है ये तो एक नया चैप्टर है। नया मतलब डिपॉजिट। और अभी कितने पेज और बाकी है अपने? ये रहे। ओ शिट, इतने सारे हैं अभी तो, अराउंड 10 से 12 पेजेस है। कितने वैसे काउंट कर? अब 12 में बहुत सारी बातें तो हम पढ़ चुके, तो मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। डिपॉजिट ट्रस्टी क्या होता है, उसके रोल फंक्शन ड्यूटी मैं सब बता चुका हूँ पीछे। तो एक क्लास ज्यादा अपन ने पीछे लगा ली तो एक आगे बच जाएगी। अब डिपॉजिट वाले चैप्टर में ये वाली जो चीज स्टार्ट हो रही है ना, राइट फ्रॉम द स्टार्ट काम का है ये, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये जो डेफिनेशन आ रही है यहाँ लिख दो, लिख दो अपने हाथों से, शुभ हाथों से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बना ना, ज्यादातर बच्चे तो पहचान ही नहीं पाते। अच्छा ये इसका क्वेश्चन था, जब गलत हुआ ना उसके बाद याद आएगा। इसकी डेफिनेशन देखो, छोटी सी प्यारी सी कितनी है ये, पेज नंबर 12 पे चालू हो रही है नीचे, 15 पे खत्म हो रही है। छोटी सी 3 पेज की डेफिनेशन है हार्डली।
15 से 17 पॉइंट एक्सक्लूजन लिस्ट है इसकी, इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छा, एक चीज आपसे पूछूं, मैं नोट्स में अलग से हाईलाइट करके दूं वो ज्यादा सही रहता है, अपन खुद करते रहे? मैं मानता हूं खुद करने से ज्यादा होता है, क्योंकि याद रहती है वो चीज, याद रहती है वो चीज। इसकी डेफिनेशन काम की है, वैसे पूरा चैप्टर ही काम का है। एक टॉपिक मैंने इसमें डाला हुआ नहीं है, डिपॉजिट की लिमिट क्या होती है वो मैंने इसमें डाला नहीं। एक फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, बनवा के फिर समझाऊंगा हाथों हाथ यहाँ पे। कोशिश कर रहे हैं यार इस वीक में ये कंप्लीट हो जाए अपना। ये कंप्लीट होने का मतलब है टेक्निकली 2 और चैप्टर कंप्लीट हो गए, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट। जबरदस्ती एक कर दिया जबकि दोनों अलग ही हैं। चलो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लो आराम से, एक बार कुछ भी पूछ लो। क्लियर है आप लोगों के? कनिष्का, अंकिता, दिशा क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। चलो बहुत ही बढ़िया। बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलें, थैंक यू।